थर्ड चैप्टर है हमारा धारा विद्युत, करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है ना। अभी तक हमारा आवेश क्या था, स्थिर अवस्था में था, आवेश स्थिर था। ठीक है। और उसके विभिन्न गुणों के बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया, विभव देखा, धारिता देखे। ठीक है ना। आवेशन किस प्रकार से होता है, ठीक है ना। चालकों में आवेशन, स्थिर विद्युत प्रेरण और चालन द्वारा आवेशन। ठीक है ना। ये सब चीज़ें हम लोगों ने देखी जब हमारा आवेश स्थिर था। अब हमारा आवेश क्या हो गया, गति करने लगेगा। इस चैप्टर में हमारा आवेश गतिमान हो जाएगा या गति करने लगेगा। ठीक है ना। यदि आवेश गति करता है तो अब क्या होगा, विद्युत धारा प्रवाहित होने लगेगी। ठीक है ना। क्या होगा, विद्युत धारा या धारा प्रवाहित होने लगेगी। और विद्युत धारा या करंट से, किसी को करंट भी कह देते हैं हम, तो करंट से या विद्युत धारा से चलने वाले उपकरण सभी को पता है, टीवी, रेफ्रिजरेटर। ठीक है ना, रेफ्रिजरेटर। ठीक है ना। इसमें क्या है, आवेश जो है गतिमान रहते हैं। ठीक है। और जैसे है तड़ित या बिजली का चमकना, ये भी जो है इसमें आवेश गतिमान रहते हैं। बिजली चमकना सभी देखे होंगे आसमान में, उसमें आवेश जो है प्रवाहित होता है। ठीक है ना। तो ये सभी जो है गतिमान आवेश के उदाहरण हो गए। ठीक है। तो आवेश के प्रवाह के लिए हमको चाहिए विभवांतर। आवेश का प्रवाह तभी संभव होगा जब क्या हो, विभवांतर हो। कोई भी चालक है उसमें विभवांतर हो या विभव का अंतर होना चाहिए। ठीक है ना। ये कोई चालक है मेरे पास, इसमें एक और अधिक विभव, तो दूसरी ओर विभव कम होना चाहिए। तभी जो है धारा का प्रवाह या आवेश का प्रवाह संभव होगा। ठीक है ना। तो लगातार विभवांतर को बनाए रखने के लिए हम इसके सिरों पर या तो बैटरी, ठीक है ना, बैटरी जोड़ देते हैं, या कोई भी रासायनिक अपघट्य की सहायता लेते हैं। ठीक है ना। और उससे क्या है, लगातार सतत धारा हमको मिलती है। ठीक है ना। और हम सभी जानते हैं कि ठोसों में, ये कोई ठोस पदार्थ है, उसके यदि नाभिक के न्यूक्लियस के पास यदि देखें तो इलेक्ट्रॉन जो है वो तीव्र आकर्षण बल से बंधे रहते हैं। जो बाहर के इलेक्ट्रॉन हैं कम आकर्षण बल द्वारा बंधे रहते हैं। तो क्या होता है, इनको आसानी से कम ऊर्जा देकर क्या कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं या गति करने लगते हैं। ठीक है ना। कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे भी होते हैं जो ठोस की पृष्ठ पर गति करते रहते हैं। ठीक है ना। अपनी कक्षाओं को छोड़ देते हैं और उसके पृष्ठ पर गति करने लगते हैं। ठीक है। कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे भी होते हैं जो ठोस की पृष्ठ पर क्या करने लगते हैं, गति करने लगते हैं अपनी कक्षाओं को छोड़कर। ठीक है ना। और इन इलेक्ट्रॉनों को क्या कहते हैं, जो गति करते रहते हैं पृष्ठ पर, मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो जिन पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक है, वे विद्युत के अच्छे चालक कहलाते हैं। ठीक है ना। विद्युत के अच्छे चालक कहलाते हैं। ठीक है। सबसे अच्छा चालक जो होता है वो होता है चांदी, उसके बाद है तांबा, फिर है सोना, एल्यूमिनियम। ठीक है ना।
ये सब जो हैं विद्युत के अच्छे चालक पदार्थ हैं। क्यों हैं? क्योंकि इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है, सबसे अधिक जो होती है चांदी में होती है, इसलिए सबसे अच्छा या सर्वोत्तम विद्युत का चालक चांदी होता है। ठीक है ना। और इलेक्ट्रॉन यदि इस दिशा में प्रवाहित हो रहा है, इलेक्ट्रॉन की प्रवाह की दिशा इस ओर है, तो विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा किधर होगी? विद्युत धारा उसके प्रवाह की दिशा विपरीत होती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जिस दिशा में गति करते हैं उससे विपरीत दिशा में जो है धारा प्रवाहित होती है। और कोई भी ठोस पदार्थ है उसमें इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो विद्युत धारा के वाहक होते हैं। इलेक्ट्रॉन गति करते हैं कोई भी ठोस पदार्थों में। आगे हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन के साथ साथ होल या पॉजिटिव चार्ज जो है वो भी गति करते हैं। तो अभी केवल इतना ही याद रखते हैं कि ठोसों में इलेक्ट्रॉन जो है विद्युत धारा के वाहक होते हैं। ठीक है ना। और क्या देखा हम लोगों ने? इलेक्ट्रॉन इस दिशा में गति करेगा तो विद्युत धारा उसकी विपरीत दिशा में गति करता है। ठीक है ना। अब विद्युत धारा की परिभाषा देख लेते हैं हम। तो किसी चालक के किसी परिच्छेद में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, ये कोई चालक पदार्थ है मेरे पास। ठीक है, इसके परिच्छेद में आवेश प्रवाह की दर को, आवेशों के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। जहाँ शब्द आ गया दर, ठीक है ना, आवेश प्रवाह की दर, दर मतलब आवेश को किससे भाग देना है? समय से। ठीक है ना। तो विद्युत धारा का सूत्र क्या हो जाएगा? आवेश बटे समय। ठीक है ना। जहाँ शब्द प्रयुक्त हुआ दर मतलब नीचे में क्या होगा? समय का भाग होगा। ठीक है ना, ये याद रखना हमें हमेशा। तो अब इस सूत्र की सहायता से एक और परिभाषा बना सकते हैं हम। ठीक है ना। पहला परिभाषा क्या हो गया? किसी चालक के किसी परिच्छेद में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है ना। इसी को अन्य तरीके से भी बोल सकते हैं। हमारे पास सूत्र आ गया विद्युत धारा बराबर आवेश बटे समय। ठीक है ना। किसी चालक के किसी परिच्छेद में एकांक समय में जितनी आवेश की जितनी मात्रा प्रवाहित होती है उसे विद्युत धारा कहते हैं। कैसे? इसके गणितीय रूप से यहाँ समय बराबर मैंने ले लिया एकांक। क्या ले लिया? एकांक, या उसी को कहते हैं एक। ठीक है ना। तो विद्युत धारा का सूत्र क्या आ गया मेरे पास? विद्युत धारा बराबर आ गया, समय का मान 1 हो गया, तो क्या बचा? आवेश। ठीक है ना। यहाँ से परिभाषा बनाओ। किसी चालक के किसी परिच्छेद में एकांक समय में आवेश की जितनी मात्रा प्रवाहित होती है उसे ही हम क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है ना। यहाँ से दूसरी परिभाषा मिल गई हमको विद्युत धारा की। तो विद्युत धारा को हम प्रदर्शित करते हैं I से, और आवेश को हम दर्शा दिए Q से, समय को दर्शा दिए T से। तो धारा I बराबर क्या हो गया? Q/T। यहाँ से Q का मान यदि हम निकालना चाहें तो Q बराबर क्या आ जाएगा? T को पक्षांतर कर दो, I/T हो जाएगा। Q की हम एक और परिभाषा जानते हैं। Q बराबर होता है आवेश का सूत्र N/E। क्वांटम जो गुण है आवेश का उसमें हम लोगों ने देखा था ना, Q बराबर N होता है। ठीक है ना। तो I का एक और सूत्र आ सकता है, I बराबर Q की जगह हम क्या रख दिए? NE। ठीक है ना, /T। ठीक है। तो ये सूत्र हम सभी को याद रखना है। मात्रक देखते हैं तो सभी जानते हैं विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। यदि मैं अब 1 एम्पियर को परिभाषित करना चाहूँ तो क्या होगा? ठीक है ना। विद्युत धारा का मात्रक क्या है? एम्पियर। कैसे हुआ एम्पियर? तो आवेश बटे समय था Q/T। I बराबर Q/T, आवेश का मात्रक कूलाम और समय का मात्रक सेकेंड। ठीक है। यहाँ इसी को हमने क्या कहा? एम्पियर। कूलाम प्रति सेकेंड भी कह सकते हैं हम। ठीक है ना। तो 1 एम्पियर यदि मुझे परिभाषित करना है तो 1 एम्पियर कैसे परिभाषित करेंगे? यदि आवेश 1 कूलाम हो, समय क्या हो? 1 सेकेंड हो, तभी तो 1 एम्पियर आएगा ना। ठीक है।
तो किसी चालक के में किसी परिच्छेद में 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होता हो तो उसमें बहने वाली धारा का मान 1 एम्पियर होता है। ठीक है ना। किसी चालक के किसी परिच्छेद में 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है तो उसमें बहने वाली धारा क्या होती है? 1 एम्पियर होती है। ठीक है ना। और धारा कैसा राशि है? अदिश राशि है। ये हमेशा याद रखने वाली बात है। ठीक है ना। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक है, कि धारा कैसी राशि है, तो हम मैक्सिमम यही सोचते हैं कि धारा कैसी राशि है? सदिश राशि है। क्योंकि देखो धारा हम कभी भी दर्शाते हैं, ये मान लो बैटरी है पॉजिटिव और ये है नेगेटिव, तो धारा हम दर्शाते हैं, दिशा भी दर्शाते हैं धारा के प्रवाहित होने की, तो हम सोचते हैं कि धारा जो है सदिश राशि है, परंतु धारा कैसी राशि है? अदिश राशि होती है। ठीक है ना। कैसे? तो देखो यदि कोई बल है, हम सभी जानते हैं बल कैसी राशि है? सदिश राशि है। बल कैसी राशि है? सदिश राशि है। ठीक है ना। ये कोई आदमी खड़ा है, ठीक है, और इस पर 5 न्यूटन बल इधर भी लग रहा है और 5 न्यूटन बल इधर लग रहा है, इस ओर विपरीत दिशा में। तो कुल बल यदि निकाले तो कितना आएगा? इस आदमी पर कुल बल कितना लग रहा है? एक इस दिशा में लग रहा है 5 न्यूटन, एक विपरीत दिशा में लग रहा है -5 न्यूटन हो जाएगा। ठीक है ना। दिशा का भी ध्यान रखना है, तो 0 कुल बल क्या हो गया? 0। परंतु यदि कोई परिपथ है हमारे पास, ठीक है ना, जिसमें इस ओर 10 एम्पियर, चलो 5 एम्पियर ही लेके चलते हैं। ठीक है ना। और इस ओर जो है 5 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है, तो कुल धारा इस परिपथ में कितनी होगी? तो दोनों का योग होता है 5 एम्पियर प्लस 5 एम्पियर, मतलब 10 एम्पियर। ठीक है ना। तो धारा जो है वो सदिश योग का पालन नहीं करती, सदिश योग का पालन नहीं करती, इसलिए जो है धारा अदिश राशि है। धारा कैसी राशि है? अदिश राशि है। ठीक है ना। ये ध्यान रखेंगे सभी। और जिस परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होती है उसे विद्युत परिपथ कहते हैं। कोई भी परिपथ है हमारे पास, यदि इसमें धारा प्रवाहित हो रही है तो उसे क्या कह देते हैं? विद्युत परिपथ। ठीक है।